आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टार्ट करूं तो यहाँ पर बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशंस। रिएक्शन जो होती है किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और कब खत्म हो जाएगी, उसके बिहाफ पर रिएक्शन दो तरह की होती है। थोड़ा सा तेज चलूंगा मैं, लिखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशंस, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन रिएक्शन जो होती है बेटा दो तरह की होती है। वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शंस। थोड़ा सा फास्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सारी चीजें समझ में आएंगी। सेकंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सुनना, इरिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करें तो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होंगी। ये मैंने माना रिएक्टेंट आर है और रिएक्टेंट से बन रहा है बेटा प्रोडक्ट पी। ये रिएक्टेंट था, इससे बन रहा था प्रोडक्ट। यहाँ पर जब कोई भी टाइम मैं पास नहीं करूंगा तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो बना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम पास करता जाऊंगा ये रिएक्टेंट टूटता जाएगा और ये प्रोडक्ट बनता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, मैंने मान लिया टाइटनिंग पर ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका होगा। यहाँ पे देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट मैंने आर माना, यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है पी। यहाँ पर क्या होता है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर टूटता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर टूट जाता है। यही वजह होती है रिएक्टेंट भी होता है इक्विलिब्रियम पर और प्रोडक्ट भी होता है इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पर पहला पॉइंट लिख सकते हो, दिस रिएक्शन finish after a fixed time, finished after a fixed time। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शंस कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर ये रिएक्शंस कभी भी खत्म नहीं हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिस रिएक्शन takes infinite time or never finish। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो, दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली सिंगल डायरेक्शन। ये देखिए बेटा रिएक्टेंट से जा रहा है प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहा है और प्रोडक्ट से जा रहा है रिएक्टेंट की तरफ, यानी ये दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे लिख सकते हो, दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली सिंगल डायरेक्शन, प्रोसीड ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, only in single direction from reactant to product। यहां पे लिख सकते हो, this reaction proceed from reactant to product and from reactant to product and product to reactant। सुना, ये बात हुई इनमें डिफरेंस की। अब हम बात करने जा रहे हैं दोनों के एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप कैसे समझोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन को और रिवर्सिबल रिएक्शन को। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मैंने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। जब एक बार रिएक्टेंट बर्न हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फर्दर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल होता है ईस्टरिफिकेशन। ये देखिए ईस्टरिफिकेशन, हम लोग क्या करते हैं एसिड की रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल से। ये है एसिड और इसकी रिएक्शन हमने कराई है एल्कोहल से। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ईस्टर का और साथ में बनता है वाटर। इसको अगर जोड़ दीजिए ये फिर से बन जाएगा यही। तो यहाँ भी ये देख सकते हो आप लोग
ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एग्जाम्पल होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सुनना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो ये एग्जांपल होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी चीज़ वीक हो गई है तो ये चली जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये देखिए ये सी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट का और वाटर का। वहीं पर हम बात करें एस्टरीफिकेशन के बाद सेकंड एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन में तो होता है थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया और ये देखिए टूट गया PCl3 + Cl2। तो ये दो एग्जाम्पल आपने देखे। पहला एग्जाम्पल था इरिवर्सिबल रिएक्शन का, दूसरा एग्जाम्पल था रिवर्सिबल रिएक्शन का। आइए हम चलते हैं एक नए पॉइंट की तरफ जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम। एक एक पॉइंट मैं कवर करता जा रहा हूं और सारे क्वेश्चंस भी कवर करता जा रहा हूं। देखिएगा बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड की जो होगी रेट ये बढ़ते बढ़ते और बैकवर्ड की रेट जो है घटते घटते आपस में बराबर हो जाती है। वहीं पर हम बात करें अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में तो ये याद रखिएगा ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट इस पॉइंट पर। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये कांस्टेंट हो रही है उसको बोले इक्विलिब्रियम पॉइंट और वहां पर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए थी। वहीं पर हम बात करें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या हो जाती हैं कांस्टेंट। तो याद रखिएगा जिस पॉइंट पर ये कांस्टेंट हो जाएंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ये बराबर हो जाती हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। आइए मैं समझाता हूँ, देखिएगा मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ग्राफ मैंने लिया है रेट वर्सेस टाइम। याद रखिएगा कोई भी ग्राफ होगा ये हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम देयर ओरिजिन पॉइंट, अपने ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। मैंने लिया है रेट वर्सेस टाइम। फॉरवर्ड की रेट जो होंगी याद रखिएगा हमेशा बढ़ते बढ़ते और बैकवर्ड की रेट हमेशा घटते घटते ये कांस्टेंट होने जानी चाहिए। तो ये देखिएगा ये देखिए ये फॉरवर्ड की रेट है ये बढ़ रही है और ये देखिए बैकवर्ड की रेट है ये घट रही है और घटते घटते ये देखिए इस पॉइंट पर ये कांस्टेंट हो गई, इस पॉइंट पर बराबर हो गई। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉरी बराबर हो जानी चाहिए। ये था रेट ऑफ बैकवर्ड और ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड। दूसरा ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये देखिए ये है रेट और ये है टाइम। रेट वर्सेस टाइम लिया। आप बताइएगा ये ग्राफ सही है या गलत है। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ा दिया, नो डाउट्स बढ़ गया। रेट ऑफ बैकवर्ड को मैंने घटाया, घट गया। मैंने पूछा क्या ये ग्राफ सही है, तो याद रखिएगा ये ग्राफ सही नहीं है क्योंकि ये आपस में हो गए कांस्टेंट और हमें चाहिए था बराबर, इसलिए ग्राफ क्या हो गया गलत। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट आपस में जिस पॉइंट पर बराबर हो जाएंगी उस पॉइंट को लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रहा है। तीसरा ग्राफ देखिएगा मैंने ये स्टार्ट किया फॉरवर्ड और ये स्टार्ट किया बैकवर्ड। मैंने पूछा इस पॉइंट पर ये देखिए कांस्टेंट हो गए, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ये है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मैंने रेट वर्सेस टाइम ग्राफ लिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड नो डाउट्स बढ़ रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड नो डाउट्स घट रही है। मैंने पूछा क्या ये ग्राफ सही है या गलत है, तो याद रखिएगा ये ग्राफ गलत है। रीजन क्या है, ये वर्जिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए गलत है। आइए मैं कुछ ग्राफ देख लेता हूँ कंसंट्रेशन के टर्म में। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है टाइम और वाई एक्सिस पर मैंने लिया हुआ है कंसंट्रेशन। तो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, सॉरी, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या हो जानी चाहिए आपस में कांस्टेंट। जिस पॉइंट पर ये कांस्टेंट होंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये बढ़ते बढ़ते और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये घटते घटते ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। ये देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूस बढ़ रही है और ये रिएक्टेंट है इसकी घट रही है कंटिन्यूस, ये देखिए घट रही है और इसकी बढ़ रही है। इस पॉइंट पर देखिए ये कांस्टेंट हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखिएगा, सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ भी है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मैंने पूछा ये ग्राफ सही है या गलत। ये देखिए मैंने ये प्रोडक्ट कर दिया और ये रिएक्टेंट कर दिया। मैंने पूछा ये ग्राफ सही है या गलत। मैंने कहा था कांस्टेंट होना चाहिए, ये देखिए बराबर हो गया है, इसलिए ग्राफ क्या हो गया, गलत। तीसरा ग्राफ देखिएगा, ये है टाइम और ये है कंसंट्रेशन। ये देखिए मैंने ग्राफ स्टार्ट किया, ये था प्रोडक्ट और ये था रिएक्टेंट, ये आपस में क्या हो गया, आपस में कांस्टेंट हो गया। जिस पॉइंट पर ये कांस्टेंट हुआ ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है। क्या ये ग्राफ सही है गलत, तो ये ग्राफ क्या हो गया, गलत। रीजन क्या है गलत होने का, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। आइए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में जानते हो, दिया था गोल्डबर्ग एंड वागे ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is directly proportional to rate reaction of that side, reactant of that side। सुनना, ये है, ये मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट आर लिया हुआ है और इसका कोफिशिएंट है स्मॉल आर, ये ऐसे लिख लीजिए। और ये बना रहा है प्रोडक्ट पी, इसका कोफिशिएंट है स्मॉल पी। अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में रेट की, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये है आर बी। ये लॉ आपसे क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ही होती है रिएक्टेंट ऑफ दैट साइड। यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर देखिएगा तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट कौन सा बन रहा है, ये रिएक्टेंट बन रहा है और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। यहीं आरबी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये बन रहा है रिएक्टेंट और ये बन रहा है प्रोडक्ट। यानी आरबी के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके और आरएफ के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। तो ये हो जाएगा आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर आर। वहीं पर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर पी।
जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करने से पहले मैं बता दूं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट हो जाता है। आपने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट के एफ, ये के एफ क्या है अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ये हो जाएगा आर की पावर आर। यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटा दीजिए आप। आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू पी की पावर पी। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की बेटा, तो वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गया था, बराबर हो गया था। ये देखिए आर एफ ये बराबर हो गया आर बी के। इसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, इसकी वैल्यू इसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ये देखिए दिस इज के एफ इंटू आर की पावर आर, और ये है के बी इंटू पी की पावर पी। इसको यहाँ पे ले आइए तो ये हो जाएगा के एफ अपान के बी इज इक्वल टू पी की पावर पी अपान आर की पावर आर। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों कांस्टेंट का एक नया कांस्टेंट मिल गया के सी, और ये बन जाएगा आपका फार्मूला। आपको कभी भी क्वेश्चन लगाने हो तो आप हमेशा याद रखिएगा के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। आप हमेशा सिर्फ इतने को याद रखिएगा। यहाँ पर के एफ क्या है, तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एक्शन, के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड एक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कभी भी आपको हेट्रोजीनस रिएक्शन दी हो तो हेट्रोजीनस रिएक्शन के लिए आप याद रखिएगा एक्टिव मास हमेशा क्या होगा, 1। देखिएगा फॉर हेट्रोजीनस रिएक्शन active mass is always 1 for liquid and gas solid, for liquid and solid। लिक्विड और सॉलिड के लिए एक्टिव मास क्या होता है, हमेशा 1 होता है। वहीं पर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये देखिए ये होती है यूनिट। याद रखिएगा ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोलिए, मोलरिटी बोलिए, मोल पर लीटर बोलिए, उसी के रिस्पेक्ट में ये किया जाता है। कहीं पर भी इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट मिल जाए, इसका मतलब है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। तो हमेशा ये कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, कभी भी मोल के रिस्पेक्ट में ये रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन है राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर write Kc expressions for the following reaction and unit। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आइए मैं केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन, ये इक्वेशन आपको दी गई है N2 + 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। यहाँ पर मैं सबकी फेज मेंशन कर दे रहा हूँ। N2 गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस है, और अमोनिया भी क्या है, गैसियस। आपसे कह रहा है इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। आइए मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ये होमोजेनियस रिएक्शन है, सारी फेजेस एक जैसी हैं। केसी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है, अमोनिया की पावर देखिए 2 है, तो ये हो जाएगा NH3 की पावर 2। ये हो गया।
अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर उसका नंबर, ये देखिए N2 है, ये हाइड्रोजन है, ये भी रिएक्टेंट है, N2 की पावर उसका नंबर, ये देखिए 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन की पावर की बात करोगे तो H2 की पावर 3 हो जाएगा। ये आपने कैसे का एक्सप्रेशन लिख लिया, नो डाउट। आइए यूनिट की बात करते हैं। यूनिट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर होती है की पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यूनिट की बात करोगे तो यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर P माइनस आर। प्रोडक्ट के कोफिशिएंट कितने हैं 2, और इधर देखिए रिएक्टेंट के 3 एंड 1 4 है। 2 माइनस 4 करोगे तो ये आ जाएगा -2 मोल पर लीटर की पावर 2 माइनस 4, तो यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन यही है सेम, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट है रिएक्शन N2, दिस इज गैसियस प्लस O2, दिस इज आल्सो गैसियस, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है ट्वाइस NO का, दिस इज आल्सो गैसियस। सुनना, N2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO। यहाँ पर कह रहा है Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। ये देखिए Kc इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर, यही है। प्रोडक्ट की बात करोगे तो NO है प्रोडक्ट, NO की पावर हो जाएगा 2 अपॉन रिएक्टेंट की बात करोगे तो ये N2 है, ये O2 है, N2 की पावर उसका नंबर तो 1 है, O2 की पावर उसका नंबर तो 1 है। ये देखिए आपने Kc का एक्सप्रेशन लिख लिया, नो डाउट। अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये देखिएगा मोल पर लीटर की पावर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसका कोफिशिएंट देखिएगा 2 है, ये है 1, ये है 1, 2 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0। और किसी की पावर 0 का मतलब यही होगा कि ये क्या है, यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस किए। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि इसी के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट के अंदर, उसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट Kc if concentrations of N2 is 3 molar and H2 concentration H2 is 5 molar, ammonia is 3 molar। ये देखिए आपको दिया गया है और क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे। यहाँ पर आप लोग नोट करोगे, यहाँ पर कहीं पर वॉल्यूम नहीं दिया गया है। वॉल्यूम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या है, दी गई है। आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर सारी कंसंट्रेशन दे दी गई है। इसको डायरेक्ट उठाइएगा और Kc के एक्सप्रेशन में लिख दीजिएगा, आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जानते हैं हैबर प्रोसेस N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। बात करें Kc की तो Kc इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। प्रोडक्ट है अमोनिया, ये देखिए अमोनिया की पावर उसका नंबर हो जाएगा 2 अपॉन रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट N2, N2 की पावर उसका कोफिशिएंट ये है 1, और ये देखिए हाइड्रोजन की बात करोगे ये है 3। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंने क्या किया, Kc का एक्सप्रेशन लिख दिया। प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर मैंने लिखा, अमोनिया की कंसंट्रेशन की दी गई है 3 मोलर, इसको उठा के यहाँ पर प्लेस कर दीजिए 3 का स्क्वायर।
N2 की बात करिएगा तो N2 की कंसंट्रेशन दी गई है 3 मोलर, ये देखिए 3 मोलर दी गई है, कोई इशू नहीं है। H2 की बात करिएगा तो H2 की कंसंट्रेशन दी गई है 5 मोलर, यहाँ पर रख दीजिए 5 और इसकी पावर है 3, ये देखिए 9 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 125 इंटू 3, 3 वन 3 9 3 अपॉन 125, दिस इज आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 2 मोल PCl5, क्वेश्चन है 2 मोल PCl5 get dissociate 40% after reaching at equilibrium in 2 liter vessel, then calculate Kc। आइए मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर वैल्यूम आपको दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मोल दिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन। कह रहा है PCl5 डिसोसिएट कर रहा है, ये देखिए PCl5 है और ये जब डिसोसिएट करता है तो PCl3 बनता है और साथ में Cl2 बनता है। यहाँ पर सारी फेसेस गैस होती हैं। कह रहा 2 मोल PCl5 है यानी T बराबर 0 पर जब कोई भी टाइम पास नहीं किया होगा तो ये 2 मोल पूरा का पूरा बचा होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन कितनी होगा 0 लेकिन जैसे जैसे आप टाइम पास करते जाओगे ये ब्रेक होता जाएगा और ये जितना ब्रेक होगा उतना ही फॉर्मेशन इसका होगा। सिंपली याद रखिएगा, मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके को आप फॉलो करते चलिएगा हर जगह। ये जितना टूट रहा है उतना ही फॉर्मेशन से यहाँ पर कर दीजिएगा, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लिमिटिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिएगा। ये अकेला है तो ये लिमिटिंग होगा। मैंने माना x मोल टूट गया जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंचा T बराबर T पर और ये फॉर्मेशन कितना हुआ 2 माइनस एक्स मोल का। ये जितना टूटा होगा उतना ही ये फॉर्मेशन का होगा, ये भी उतना फॉर्मेशन का होगा प्लस एक्स। कर दिया। अब करना क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना करना, इस उसके कोफिशिएंट से जिसके आगे ये लिखा है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और लिमिटिंग का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 एज्यूम करिएगा। आपने क्या किया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया 1 से, तो ये देखिए फॉर्मेशन हो गया एक्स मोल का। यहाँ पर देखिए उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और लिमिटिंग कोफिशिएंट से डिवाइड, ये देखिए हो गया एक्स मोल। तो ये है 2 माइनस एक्स मोल, ये है एक्स मोल, ये है एक्स मोल। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इस x की वैल्यू हमें मिलेगी आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, सेम चीज Cl2 के साथ होगी क्योंकि ये भी मोल दिया गया है 0.8/2। ये है PCl5 कितना है 1.2 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। यहां से जब सॉल्व करोगे 2 0.4 2 0.4 2.6 तो ये डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 0.16/0.6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। आइए मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूँ, देखते जाइएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दिखाता हूँ करके। ये क्वेश्चन जो होंगे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है a given equation a plus b is equal to c plus d। ये कोई इक्वेशंस आपको दी जा रही है। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है
उन इंफॉर्मेशन को देखिएगा। कह रहा इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सेम। यानी 1 मोलर अगर इसका मान रहे हो आप लोग तो इसका भी 1 मोलर, 100 मान रहे हो तो 100 इसका, 1000 मानिए 1000 इसका। तो जितना ए का कंसंट्रेशन आप मानोगे उतना ही बी का कंसंट्रेशन आप मानोगे। कह रहा आर सेम। क्वेश्चन आगे देखिएगा। देन कैलकुलेट Kc if given concentration of equilibrium at equilibrium, concentration at equilibrium, D will be twice of A, ये कंसंट्रेशन आपको दी गई है, नो डाउट्स। आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। आइए मैं करता हूं। कह रहा है ए बी की कंसंट्रेशन सेम है, यानी टी बराबर 0 पर इसकी भी 1 मोलर मान लीजिए और इसकी भी कंसंट्रेशन आप 1 मोलर मान लीजिए। टी बराबर 0 पर इसका फॉर्मेशन कितना हुआ होगा, 0 0। जब हम टी बराबर टी मान लो टाइम टी पास कर रहे हैं तो ये कुछ टूटा होगा, किसी को आप लिमिटिंग एजेंट मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया है, ये टूट गया। मान लो मैंने x मोलर टूटा तो ये बना होगा 1 माइनस एक्स मोलर। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आपको नहीं दिया गया है, रीजन क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी दे दी गई है। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया जितना इसका था और यहाँ पर उतना ही प्लस कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही कर दिया मैंने। करना क्या है, सिंपली याद रखिएगा, लिमिटिंग रीजन के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, उसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए मैंने माइनस एक्स कर दिया है, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, नो डाउट्स। ये देखिए 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर देखिएगा एक्स मोलर है, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से डिवाइड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा एक्स मोलर। उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, लिमिटिंग का कोफिशिएंट कितना है 1, ये देखिए एक्स मोलर। ये इक्विलिब्रियम पर आपने कंसंट्रेशन निकाल ली है। सवाल उठा है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। अगर यही एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट हो जाए, केसी के एक्सप्रेशन में डायरेक्ट रख देंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आइए इसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एट इक्विलिब्रियम डी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। डी जो है ये 2 टाइम हो जा रहा है ए के, यानी एक्स इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स मोलर, ये कितना है 2 टाइम ऑफ डी जो है कितना है 2 टाइम ऑफ ए, यही तो डी जो है इसी कंसंट्रेशन एक्स है, ये 2 टाइम हो जा रहा है किसके, ए के, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, यहाँ पे लाइए 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, इसको उठा के x की वैल्यू यहाँ प्लेस करिए 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, दैट विल बी 1/3। यहाँ पर भी प्लेस कर दीजिए 1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 1/3। ये देखिए मैंने वैल्यू निकाल ली है, डायरेक्ट उठा के पुट कर दीजिए केसी के एक्सप्रेशन में। केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट सी, केसी, डी और ये है ए, बी। ये मैंने केसी का एक्सप्रेशन बना लिया है। आइए मैं रखता हूँ सी की कंसंट्रेशन कितनी है 2/3,
डी की भी है 2/3 और ए और बी की है 1/3। 3 कैंसिल आउट, के सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये देखिए आपने आंसर निकाल लिया है, के सी इज इक्वल टू कितना हो गया 4। आइए मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, देखिएगा सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन से देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा अगला, कह रहा है इन द रिएक्शन, कह रहा है इन द रिएक्शन x plus y is equal to 2z, 2 mole x, 2 mole x, 1 mole y, 1 mole y and 1 mole z, 1 mole z are placed in 10 liter, are placed in 10 liter, 10 liter vessel, 10 liter vessel. Calculate Kc if concentration of Z, if concentrations of Z is 0.2 molar. ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रहा है मोल और यहाँ पे आपको दे रहा है कंसंट्रेशन। ये देखिए Z का दिया गया मोल और ये Z की दिया गई कंसंट्रेशन। हम लोग शुरुआत से जानते हैं केसी के एक्सप्रेशन में हमेशा आप रखते हो कंसंट्रेशन। सुनना, ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू था 2z, यही था। कह रहा 2 मोल x यानी t बराबर 0 पे 2 मोल दिया गया है, 1 मोल y और दिया गया z का 1 मोल। इस बार देखिए यहीं पर सारी कंसंट्रेशंस आपको दे दी गई हैं। हमें क्या करना है, रिएक्टेंट ये टूटता जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। इससे पहले मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा डिसाइड किया जाता है जिसकी वैल्यू मिनिमम आती है। मिनिमम कब आएगी? जब आप इसके लिमिटिंग, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। इसका मोल है 1, 1 से डिवाइड करोगे, कोफिशिएंट 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर देखिए 2 है, इसको 1 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में से x माइनस कर दीजिए, 1 माइनस एक्स मोल। जितना ये माइनस किया हो उतना इस रिएक्टेंट के आगे माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया x, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वहाँ पर 1 और 1 है। 1 से किसी चीज़ में डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं होता, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स मोल। ये देखिए 1 था, ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस कर दिया x जितना टूटा था, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए 2 है और लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। लिमिटिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। ये इक्विलिब्रियम पर आ गया 1 प्लस 2x मोल। इक्विलिब्रियम पर कितना आ गया? ये मोल। अब हमें क्या करना है, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। केसी की वैल्यू आप कब फाइंड आउट कर सकते हो? जब यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाए, तभी आप जाके फाइंड आउट कर सकते हो। आइए मैं करता हूँ। हम लोगों ने आगे पढ़ा, कह रहा प्लेस इन 10 लीटर। ये देखिए वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे दे दिया गया। कह रहा है कैलकुलेट केसी इफ कंसंट्रेशंस ऑफ जेड इज 0.2 मोलर। ये देखिए कंसंट्रेशन दे दिया गया है इक्विलिब्रियम पर 0.2 मोलर, यानी इसके बराबर होगा 0.2 मोलर के। आइए मैं रखता हूँ
कंसंट्रेशन जो है Z का कितना है 0.2 मोलर। 1 + 2x ये किसके बराबर है 0.2 मोलर के। सुनना, यहाँ पर आपने रखा है मोल और यहाँ पर रखा है कंसंट्रेशंस। मोल को मैं किस चीज़ से डिवाइड कर दूं कि ये कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हो जाए। अगर इस मोल को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन के अंदर। मैंने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, 10 दिया था। अब ये चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन के अंदर, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 2x = 2। ये हो गया, यहाँ पे ले जाइए तो 2x = हो जाएगा 1, तो x = हो जाएगा 1/2। ये देखिए x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो 1 + 2 × हाफ, तो ये हो जाएगा 1, दैट विल बी 2 मोल। अब देखिए कंसंट्रेशन आ रही है 2 मोलर। इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो हो जाएगा 1 - हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर पुट करिए तो 2 - हाफ, ये हो जाएगा 1.5। 1.5 को आप ले सकते हो 3/2। आइए केसी के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख देते हैं। केसी का एक्सप्रेशन देखिएगा, केसी = प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्शन के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। ये देखिए आपने निकाला है 2 मोलर, यहाँ पे रखिएगा 2, इसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से, 10 है, ये कंसंट्रेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू आपने निकाली है मोल में, तो x की वैल्यू आई है 3/2। 3/2 को यानी 1.5 को डिवाइड कर दीजिए 10 से इंटू, ये देखिए आपने निकाला है y की वैल्यू हाफ है, हाफ को डिवाइड कर दिए वॉल्यूम से 0.5, हाफ लिख सकते हो 0.5 अपॉन 10। 10 10 10 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 4 अपॉन 0.75। ये आ गया आपका आंसर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया नहीं गया था, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी और आपका आंसर आपके सामने आ गया। सुनना, आइए मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा रिलेशंस बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, आइए मैं उसी को बताना चाहूँगा। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी केपी और केसी के बीच में रिलेशन पूछा जाए आप हमेशा बताइएगा केपी = होता है केसी इंटू RT की पावर ΔN। यही रिलेशन आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर केसी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आर की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा होती है इक्विलिब्रियम के अंदर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर। टी की बात करिएगा तो टी को रखिएगा हमेशा केल्विन के अंदर, टेम्परेचर को रख दीजिएगा केल्विन के अंदर, केल्विन में चेंज करना आपको आ रहा होगा। डेल्टा एन की बात करिए तो डेल्टा एन = होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp = Kc। इसमें Kp Kc के बराबर होगी,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप थोड़ा सा माइंड यूज करिएगा। इस केपी को केसी के बराबर लाना है, यानी ये टर्म क्या हो जाने चाहिए, वन। ये वो टर्म अगर वन हो गए तो ये केपी केसी के बराबर हो जाएगा। और ये टर्म कब वन होगा, जब इसकी पावर जीरो आ जाएगी, तब जाके ये वन होगा। पहली इक्वेशन देखिएगा, पहली इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। दूसरी है N2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO। तीसरी इक्वेशन है PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। फोर्थ इक्वेशन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है Kp इज इक्वल टू के सी। Kp इज इक्वल टू के सी चाहिए, आइए मैं देखता हूँ। जहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तभी जाके ये वो टर्म क्या हो जाएगा, वन। ये देखिए डेल्टा एन टू माइनस फोर, टू माइनस फोर करोगे तो ये कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 2 है, 1 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, दैट विल बी 0। ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 ये 1 ये 2 है, 2 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सेकंड वो ऑप्शन होगा जहाँ पे केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केपी के बराबर। सुनना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टर्म Kp आपने देखा, ये Kp क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक टर्म देखा Kc, इनके बीच में रिलेशन देखना, रिलेशन देखने के बाद इन पर क्वेश्चंस किया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा Kp के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। Kp के ऊपर जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके को आप फॉलो करते चलिएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रेशर के टर्म में लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लेते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग पूछते हैं पार्शियल प्रेशर पूछ लेते हैं, या वहाँ पर कुछ और भी टर्म यूज करके और भी क्वेश्चन बड़ा कर सकते हैं। आइए मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, केपी के ऊपर। देखिएगा ये है केपी, केपी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सुनते रहिएगा। दोनों क्वेश्चन मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद JEE का, नीट का, CET का सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आइए, ये कोई क्वेश्चन दी गई, N2O5 इज इक्वल टू, एक मिनट सॉरी, PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। ये आपको इक्वेशन दी गई है। सुनना, नो डाउट्स यहाँ पर सारे जो हैं वो गैसियस हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, टोटल प्रेशर ले लिया है 10 atm, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इसका है 1 atm प्रेशर। जब atm दिया जाए प्रेशर, आप हमेशा माइनस करिएगा p माइनस करने के बाद इक्विलिब्रियम पर क्या करिएगा, एक इक्वेशन से जनरेट कर लीजिएगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर t बराबर 0 पर मैंने मान लिया है 1 atm, ये प्रेशर है। जब ये 1 atm होगा t बराबर 0 पर, ये ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होगा, 0 0। मैंने क्या किया, t बराबर t पर कुछ टाइम पास किया और यहाँ पर माइनस कर दिया p, 1 माइनस p। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पर जितना माइनस किया है उतना ही यहाँ पर कर दीजिए प्लस, कर दिया प्लस। उसके कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करिएगा, और यहाँ पर अकेला है ये, इसके लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करिएगा, दैट विल बी p। ये हो गया p, और सेम चीज यहाँ पर हुई होगी,
ये देखिए मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर ये ले आए, ये प्रेशर है एटीएम, ये भी प्रेशर है, ये प्रेशर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी, तो केपी का एक्सप्रेशन भी सेम बनता है। केपी का केपी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर। सुनना, सवाल उठा पी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो हमें क्या करना होता है, इस इक्विलिब्रियम के प्रेशर को आपस में जोड़ लेना होता है, जोड़ने के बाद टोटल प्रेशर के बराबर कर देना होता है और ये वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस पी है, ये पी है, ये पी है, ये पी और पी 2p हो जाएगा, 2p माइनस पी करोगे तो ये कितना हो जाएगा पी। इसको आप जोड़ के टोटल प्रेशर के बराबर कर दे रहे हैं। ये देखिए 1 माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ये है माइनस पी से पी वाल प्लस पी कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 1 प्लस पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना दिया गया 10 atm, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इस वैल्यू उठा इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए 9, ये भी वैल्यू हो जाएगा 9, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा -8। 9 9 और ये हो गया 8। ये ठीक है -8 आ रहा, कोई इशू नहीं। तो मैं एक तरीका बता रहा था कि ये तरीका ये कैसे किया जाता है और यहाँ से केपी की वैल्यू आप निकाल लेते हो। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ JEE का, तो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सेम इक्वेशन ले रहा हूँ PCl5, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और साथ में Cl2 गैस। यहाँ पर इससे पहले मैंने लिया था प्रेशर, यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ मोल, T बराबर 0 पर ये ले लिया 1 मोल, ठीक है। आपसे पूछा गया है, ठीक है 1 मिनट सॉरी, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का कभी फार्मूला है, तो पार्शियल प्रेशर हमेशा डाल्टन के रूल से निकाला जाता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ यूज किया जाता है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या है, ये हम लोग पढ़ाएंगे इन द चैप्टर ऑफ गैसेस स्टेट। यहाँ पर क्या होता है सिंपली समझिएगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। सुनना, ये 1 मोल दिया गया है T बराबर 0 पर, तो ये T बराबर 0 पर ये 0 होगा, ये 0 होगा, नो डाउट। जब आप टाइम पास करोगे, कुछ टाइम पास किया, मान लो T टाइम पर पहुंच गए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें टूटी होंगी, ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये मोल में आएगा, यहाँ पर उतना ही प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, उसके कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिटिंग के कोफिशिएंट अकेला है, लिमिटिंग यही होगा, ये हो जाएगा एक्स मोल। यहाँ पर भी सेम होगा, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई लिमिटिंग कोफिशिएंट डिवाइड एक्स मोल। सुनना, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, Cl2 या PCl5। आइए मैं तीनों के पार्शियल प्रेशर को निकाल के देखता हूँ, फिर उसके बाद केपी के एक्सप्रेशन में भी रख के दिखाता हूँ। मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता उसका मोल जिसका आप निकाल रहे हो, उसके बाद टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर PT। यहाँ पे टोटल प्रेशर है PT, ठीक है, ओके। उसका मोल जिसका निकाल रहे हो 1 माइनस एक्स, टोटल मोल ये जोड़ लीजिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये टोटल मोल कितना आएगा, आ गया 1 प्लस एक्स, उसके मोल अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर PT। ये देखिए पार्शियल प्रेशर आ गया PCl5 का। अब पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है PCl3 का, पार्शियल प्रेशर है PCl3 का, उसके मोल एक्स मोल है अपॉन टोटल है 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर PT। वहीं पर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की,
उसका मोल है x, टोटल मोल है x, 1 + x, टोटल प्रेशर है P3। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको Kp की वैल्यू निकालनी है, तो Kp इज इक्वल टू होता है पाउडर के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट की पावर उसका नंबर, दैट विल बी PCl5। यहाँ पे आप इसको उठा के रख दीजिएगा, ये आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है JEE के अंदर। थैंक यू, वेट करिए।